नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 3 जिसका नाम है रोगियों के लिए पथ्य बनाना, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10th होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3 रोगियों के लिए पथ्य बनाना। सबसे पहले जानेंगे पथ्य यानी सिक डाइट। रोग से मुक्त होने के उपरांत जो भोजन व्यक्ति को दिया जाता है उसे पथ्य कहते हैं। पथ्य तरल, अर्ध तरल या ठोस रूप में दिया जाता है। और अब जानेंगे कि पथ्य कैसा होना चाहिए। रोगियों को साधारण भोजन नहीं दिया जाता, शायद इसका कारण भी आपको मालूम है। रोग की अवस्था में तथा रोग से छुटकारा पाने के बाद भी रोगी का पेट कमजोर रहता है। भोजन पचाने की उनकी शक्ति मंद पड़ जाती है। फलतः रोगी के भोजन में साधारण स्वस्थ लोगों के भोजन से अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। रोगियों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार पथ्य देना पड़ता है। रोगी को वसा युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। वसा युक्त भोजन गरिष्ठ होता है, यह देर से पचता है। कमजोर पेट रहने के कारण रोगी उसे शीघ्र पचा नहीं पाता। वसा युक्त भोजन का रोगी के यकृत यानी लिवर और प्लीहा यानी स्प्लीन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा पथ्य ताजा, साफ, हल्का, पौष्टिक, स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन चटपटा और मसालेदार नहीं होता। और अब पथ्य कैसे देना चाहिए। कठिन रोगों से मुक्त होने के बाद रोगियों को मूंग की दाल का पानी, फटे दूध का पानी, मांस का सूप, परवल का सूप, जौ का पानी आदि दिया जाता है। ऐसा भोजन अधिक सुपाच्य होता है। इसमें स्वादानुसार ओवल्टीन, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि मिलाया जा सकता है। तरल आहार कटोरा, चम्मच, कप, कांच के गिलास या फीडिंग कप द्वारा देना चाहिए। और अगला टॉपिक है रोगी के आहार के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिक डाइट। रोगी को पथ्य विभिन्न रूपों में दिया जाता है, जैसे कि नंबर 1 तरल आहार लिक्विड डाइट। तीव्र ज्वर की अवस्था में, ऑपरेशन के उपरांत या जब रोगी ठोस भोजन करने में असमर्थ रहता है, तब उसे तरल आहार देना पड़ता है। कभी कभी बेहोशी की अवस्था में रोगी की नाक में ट्यूब डालकर रोगी के पेट में अत्यंत तरल आहार पहुंचाया जाता है। जब वह मुंह से खाने पीने योग्य हो जाता है, तब उसे मुंह से तरल आहार दिया जाता है। तरल आहार के रूप में चाय, चीनी नींबू की और कॉफी, कोको, अंडे की सफेदी का जल, फलों और सब्जियों का छाना हुआ रस, ग्लूकोज का पानी, फटे दूध का पानी, मांस का सूप, जौ का पानी आदि दिया जाता है। ऐसा भोजन अधिक सुपाच्य होता है। इसमें स्वादानुसार ओवल्टीन, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि मिलाया जा सकता है। तरल आहार कटोरा, चम्मच, कप, कांच के गिलास या फीडिंग कप द्वारा देना चाहिए। नंबर 3 अर्ध तरल आहार सेमी लिक्विड डाइट। जब रोगी कुछ ठीक होने लगते हैं तब उन्हें अर्ध तरल आहार दिया जाता है। अर्ध तरल आहार के अंतर्गत उबले हुए अंडे, अनाज की जेली, मांस की जेली, सब्जी के गूदे, मिल्क शेक, सॉफ्ट कस्टर्ड, प्लेन आइसक्रीम, टोमेटो सूप, चॉकलेट मिल्क, अंडे की सफेदी आदि दिया जाता है। और तीसरी तरह का है मृदु आहार यानी सॉफ्ट डाइट। जब रोगी तरल आहार पचाने लगता है तब उसे वही तरल पदार्थ जो हैं उनको गाढ़े रूप में देना शुरू किया जा सकता है। इसमें ऐसे खाद्य का समावेश नहीं किया जाता है जिसमें कड़े रेशे, बीज या छिलके हो। मृदु आहार के अंतर्गत गाढ़ा साबूदाना, खीर, खिचड़ी,
दूध रोटी, डबल रोटी, दूध, पुडिंग, कस्टर्ड, सैंडविच, नरम भात, पकी मछली, सब्जियां, आलू का भरता, फलों का गुदा, हल्के उबले अंडे, दलिया, कुचला या पिसा हुआ मांस, मछली, कम रेशे वाली, पका केला आदि दिया जाता है। अगला टॉपिक है पथ्य बनाना, प्रिपेयरिंग सिक डाइट। बार्ली जल बनाना। जौ को अंग्रेजी में बार्ले BARLEY बार्ले कहते हैं। जौ का छिलका उतारकर विशेष विधि से इसके दानों को पीसकर चूर्ण बनाया जाता है। बने बनाए बार्ली के चूर्ण और दाने बाजार में भी मिलते हैं। और इसके बनाने की विधि, आवश्यकता अनुसार 2-3 बड़े चम्मच बार्ली के दाने भली भांति धो लें। अब किसी बर्तन में लगभग 2/3 लीटर जल लेकर उबालें। जब जल एक बार उबल जाए तो उसमें धुले हुए बालों के दाने डाल दें और उसे लगभग घंटा भर धीमी आंच पर पकाएं। जब बालों पूरी तरह से पक जाएं तो उसे चूल्हे से उतारकर साफ धुले कपड़े से छान लें। पुनः रोगी की पसंद के मुताबिक उस जल में नमक या चीनी और नींबू का रस देकर कप में गर्मा गर्म पीने के लिए दें। और बार्ली चूर्ण से बार्ली कैसे बनता है उसकी विधि ऐसे है। किसी साफ बर्तन में छोटा चम्मच बार्ली का चूर्ण लें। इसमें उतना ही जल मिलाकर लेई सी बना लें। ध्यान रहे कि मिश्रण एक सा रहे और थक्का ना बने। अब इसमें लगभग आधा सेर उबाला हुआ जल मिलाकर चूल्हे पर चढ़ा दें। इसे चम्मच से बराबर चलाती रहे। ऐसा ना करने से चूर्ण का थक्का बन जाता है। जब बार्ली चूर्ण पक जाए और जल लगभग आधा बच जाए तो उसे चूल्हे पर से उतार लें। पुनः रोगी की इच्छा अनुसार नमक या चीनी और नींबू के रस आदि के साथ कप में गर्मा गर्म पिलाएं। और अब साबूदाना बनाना। साबूदाना बाजार में डिब्बा बंद या खुला मिलता है। यह जल मिले दूध या शुद्ध दूध में पकाया जाता है। कमजोर पेट वालों को जल में तथा अच्छे पेट के रोगियों को दूध में पकाया हुआ साबूदाना पथ्य के रूप में दिया जाता है। इसको बनाने की विधि, एक बड़ा चम्मच भर साबूदाना लें। इसे भली भांति धोएं। किसी बर्तन में 2-3 पाव जल लेकर उसमें धुले हुए साबूदाने को डालकर चूल्हे पर चढ़ाएं। धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं। इसे चम्मच से बराबर हिलाते रहें। ऐसा ना करने से दानों का थक्का बन जाता है। जब साबूदाना पक जाए तो उसे चूल्हे पर से उतार लें। साबूदाने में रोगी की इच्छा अनुसार चीनी या नमक और नींबू का रस मिलाकर उसे खाने के लिए दें। डॉक्टर की सलाह हो तो उसमें गाय का उबाला हुआ दूध और चीनी अंदाज से मिलाकर पिलाएं। और साबूदाने की खीर भी बनाई जा सकती है। इसकी खीर बनाने का विधि है, अंदाज से एक बड़ा चम्मच साबूदाना लेकर उसे भली भांति धो लें। किसी साफ बर्तन में लगभग 700 मिलीलीटर दूध लेकर इसे गर्म करें। जब दूध में उबाल आ जाए तो उसमें धुला हुआ साबूदाना डालें। धीमी धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं। इसे चम्मच या कलछुल से बराबर चलाते रहें। जब साबूदाना पूरी तरह से पक जाए तो उसमें चीनी मिलाकर चूल्हे पर से उतार लें। रोगियों के अलावा साधारण स्वस्थ लोगों के लिए भी ये एक पौष्टिक तथा सहज पच जाने वाला भोजन है। और अब छेने का जल बनाना। कमजोर पेट वालों के लिए छेने का जल एक पौष्टिक पथ्य है। इसमें प्रोटीन को छोड़कर दूध के सभी सार तत्व वर्तमान रहते हैं। किसी साफ एल्यूमीनियम के बर्तन में अंदाज से थोड़ा ताजा दूध लें और उबालें। जब दूध में एक उबाल आ जाए तो उसे चूल्हे पर से उतार लें। जब दूध गर्म ही रहे तो इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ दें। नींबू का रस मिलते ही दूध फट जाएगा और उसका जल अलग हो जाएगा। अब साफ कपड़े से छानकर जल निकाल लें। रोगी की इच्छा अनुसार चीनी या नमक मिलाकर यह जल उसे पिलाएं। शेष छेना ना फेंकें। इसमें चीनी मिलाकर अन्य बच्चों को खिलाएं। बिना कलई के पीतल, कांसे आदि के बर्तनों में छेना या छेना जल ना बनाएं और ना ही इसे रखें। और अब मूंग की दाल का पानी बनाना। साधारणतः मूंग की दाल का पानी ही रोगियों को पथ्य के रूप में दिया जाता है। अतः अंदाज से थोड़ी मूंग की दाल को साफ कर लें। उसे भली भांति धो लें। जितनी दाल हो उसका लगभग 10 गुना जल लें। जल को किसी बर्तन में चूल्हे पर चढ़ाएं। जब जल उबलने लगे तब उसमें धुली हुई दाल छोड़ दें। धीमी आंच पर पकाएं।
पकाते समय अंदाज से नमक हल्दी दें। जब दाल भली भांति गल जाए तो उसे चूल्हे पर से उतार लें। ठंडी होने पर साफ कपड़े से जल छान लें। डॉक्टर की सलाह से उसमें काली मिर्च, तेज पत्ता, जीरा आदि घी में भूनकर बघार यानी छौंक लगाकर डालें। इन चीजों का व्यवहार करते समय रोगी की इच्छा और पसंद का भी ध्यान रखें। और अगला है साग सब्जियों का सूप बनाना। सूप बनाने के लिए विभिन्न साग सब्जियां और फल प्रयोग किए जाते हैं। पहले इन्हें जल में उबाला जाता है। उबालने के बाद जो जल बचता है उसमें इच्छा अनुसार नमक, काली मिर्च आदि मिलाकर रोगियों को सूप के रूप में दिया जाता है। और अगला पॉइंट है टमाटर का सूप बनाना। अच्छी तरह से पके हुए लगभग 250 ग्राम टमाटर लें। उन्हें धोकर भली भांति साफ कर लें। किसी बर्तन में करीब 1 किलोग्राम जल लेकर उसमें टमाटर डालें। बर्तन चूल्हे पर चढ़ाएं। जब टमाटर पूरी तरह पक जाए तो बर्तन चूल्हे पर से उतारकर जल को साफ छन्नी या कपड़े से छान लें। रोगी की पसंद के मुताबिक उसमें नमक, काली मिर्च आदि डालकर थोड़ा गरम गरम ही पीने के लिए दें। यदि डॉक्टर की सलाह हो तो घी में जीरा, तेजपत्ता, प्याज आदि भूनकर बघारें। इस विधि से अन्य साग सब्जियों, मांस आदि का सूप भी तैयार किया जाता है। टॉपिक कंटिन्यू करते हुए अगला पॉइंट है खिचड़ी बनाना। दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है। दालों में मूंग, मसूर, अरहर आदि का व्यवहार होता है। रोगियों के लिए खिचड़ी तैयार करने से मूंग दाल और पुराने चावल का प्रयोग होता है। इसको बनाने की विधि: रोगी की पसंद के अनुसार मूंग या मसूर की दाल तथा चावल अंदाज से अलग अलग लें। जितनी दाल हो उसका दुगना चावल लें। दोनों को बीनकर साफ कर लो और उन्हें अलग अलग धोकर रखें। ढक्कनदार बर्तन में चावल डाल के 2.5 गुना मात्रा में जल गर्म करें। यदि हो सके तो तेज पत्ते के छोटे छोटे कुछ टुकड़े भी डाल दें। अब उसमें धुली हुई दाल डालें। जब दाल आधी गल जाए तो उसमें धुला हुआ चावल डालें। साथ ही नमक, हल्दी आदि भी अंदाज से डाल दें। धीमी धीमी आंच पर पकाएं। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। जब दाल और चावल भली भांति गल जाएं तो उसे चूल्हे पर से उतार लें। रोगी के लिए खिचड़ी तैयार करते समय मसाला, तेल आदि का व्यवहार ना करें। यदि चाहें तो अन्य स्वस्थ लोगों के लिए खिचड़ी बनाने में मसाले का व्यवहार कर लें। इच्छा अनुसार अदरक, काली मिर्च, बड़ी इलायची आदि भी खिचड़ी में मिला सकते हैं। यदि इच्छा हो तो हींग, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन आदि को तेल या घी में भूनकर खिचड़ी को छौंक दें। पर रोगी के लिए छौंकने में तेल, घी की मात्रा 1 आध चम्मच से ज्यादा ना रखें। यदि रोगी की इच्छा हो तो धनिया की हरी चटनी उसके साथ भी इसे परोस सकते हैं। और इसके अलावा इस पे हरी पत्तियां भी काट के धनिया की वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इससे खिचड़ी का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद अगला रेसिपी है सूजी का हलवा तैयार करना। सूजी जौ या गेहूं की बनती है। तैयार की हुई सूजी का हलवा रोगियों तथा अन्य स्वस्थ लोगों दोनों के लिए पौष्टिक आहार है। रोगी के लिए सूजी का हलवा तैयार करने में घी और दूध का व्यवहार नहीं होता। दूध युक्त सूजी का हलवा बनाना। इसकी रेसिपी है: एक बड़े चम्मच से नापकर 1 चम्मच सूजी लें। इसे बिना घी डाले लाल लाल भूनें। भुनी सूजी को 250 ग्राम से 300 ग्राम 200 या 300 मिलीलीटर उबलते दूध में डालकर कलछुल या बड़े चम्मच से चलाते रहें। जब हलवा पककर तैयार हो जाए तो चूल्हे पर से उतारकर अंदाज से उसमें चीनी मिलाएं। तैयार हलवा ऊपर लिखी विधि से रोगी को खिलाएं। और इसके बाद उबाले हुए आटे की रोटी। तरल और अर्ध तरल पथ्य देने के बाद रोगी को रोटी, पुराने चावल का भात आदि खाने को दिए जाते हैं। रोगी के लिए रोटी बनाने के पहले सख्त गूंदे आटे को पानी में उबाल लिया जाता है, जिससे रोटी मुलायम और सुपाच्य बनती है। इसको बनाने की विधि: अंदाज से थोड़ा आटा लें। इसमें थोड़ा जल देकर सख्त गूंदें। थोड़ी देर के लिए इसे खुला छोड़ दें। पुनः इसकी बड़ी लोई बना लें। किसी बर्तन में थोड़ा जल उबाल लें। एक साफ कपड़े की पोटली में आटे की लोई लेकर उसे उबलते हुए जल में 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब गर्म जल से निकालकर उसे पुनः तब तक गूंथें जब तक वह लसदार और मुलायम ना हो जाए और इसकी छोटी छोटी लोइयां काटकर पतली पतली रोटियां सेकते जाएं। रोगी को गरम रोटी, साग सब्जियों के रस, मूंगी की पतली दाल, दूध, चीनी आदि के साथ खिलाएं। और
अगला पॉइंट है भात। पथ्य के रूप में रोगी को भात भी खिलाया जा सकता है। इसके लिए 4-5 साल के पुराने चावल का व्यवहार होता है। भात शीघ्र पच जाए इसलिए भात बनाते समय मांड निकालकर अलग कर दिया जाता है। भात के साथ मूंग की दाल, बिना मसाले की परवल आदि की सब्जी रोगी को खाने के लिए दी जाती है। और अगला पॉइंट है खीर। खाद्य पदार्थों में खीर एक पुष्टिकर भोजन है। इसका प्रधान तत्व दूध है। यह कितने ही पदार्थों की बनाई जाती है जिनमें दूध के अलावा चावल, मखाना, दले हुए अन्न, कद्दूकस पर बारीक कतरे खीरा आदि फल तथा मसाले के तौर पर किशमिश, बादाम, काजू, इलायची, गरी, छुहारा आदि तथा चीनी शामिल है। साधारण घरों में चावल की खीर ही अधिकतर बनाई जाती है। पथ्य के रूप में रोगियों के लिए खीर बनाने में दूध में थोड़ा जल मिला दिया जाता है। और अगला पॉइंट है चावल की खीर बनाना। अंदाज से चावल लें। साधारणतः 1 लीटर दूध के लिए 60 से 80 ग्राम चावल काफी हैं। पुराने चावल की खीर ही पथ्य होता है, अतः जहां तक हो सके पुराना चावल ही लें। चावल को घंटे 2 घंटे फूलने के लिए जल में छोड़ दें और फूले चावलों को निकालकर सूखे कपड़े पर कुछ देर के लिए फैला दें ताकि जल सूख जाए। अब बर्तन में घी डालकर चूल्हे पर चढ़ाएं और धीमी धीमी आंच में चावल को भूनें। दूसरे बर्तन में दूध उबालें। जब दूध उबलने लगे तब सावधानी के साथ उसमें भुने हुए चावल छोड़ दें। पकाते समय इसे बराबर चलाती रहें ताकि यह नीचे बैठने से जले नहीं और इसमें थक्के ना पड़ जाएं। जब चावल पककर अच्छी तरह गल जाएं, तब बर्तन को चूल्हे से उतार लें। अब इसमें अंदाज से चीनी और किशमिश तथा बादाम, काजू आदि की बारीक कतरनें मिला दें। रोगी के लिए खीर बनाते समय चावल घी में न भुने तथा गाढ़े दूध, बादाम, काजू आदि गरिष्ठ मेवों का व्यवहार न करें। होम साइंस क्लास 10 फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग, घ लिखें। पहला प्रश्न, रोगियों को सामान्य भोजन नहीं दिया जाता क्योंकि क, वह खाना नहीं चाहता, ख, उसे भूख नहीं लगती, ग, उसका पेट कमजोर रहता है, घ, इसका कोई कारण नहीं। प्रश्न नंबर 2, पुराने रोगी को पथ्य के रूप में सर्वप्रथम कौन सी चीज दी जाती है? ऑप्शंस हैं क, रोटी, ख, फलों का रस, ग, सत्तू, घ, भात। और तीसरा प्रश्न, रोगी का भोजन होना चाहिए क, मसाला युक्त, ख, चटपटा, ग, गरिष्ठ, घ, सुपाच्य। प्रश्न नंबर 4, पथ्य कहते हैं क, रोगी के आहार को, ख, रोग मुक्त होने के बाद के आहार को, ग, रोग होने से पूर्व के आहार को, घ, स्वस्थ होने के बाद के आहार को। और दूसरी टाइप के प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, रोग से मुक्त होने के उपरांत किसी व्यक्ति को दिया गया भोजन डैश कहलाता है। नंबर 2, बुखार की अवस्था में रोगी को खाने के लिए डैश पदार्थ देना चाहिए। नंबर 3, रोगी को मृदु आहार तभी दिया जाता है जब डैश आहार पचने लगता है। नंबर 4, वसा युक्त भोजन डैश होता है। नंबर 5, कमजोर पाचन शक्ति वाले व्यक्ति के लिए छेने का जल एक डैश पथ्य है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मृदु आहार कब और किसको दिया जाता है? मृदु आहार के उदाहरण दें। प्रश्न नंबर 2, अर्ध तरल आहार किसको और कब दिया जाता है? अर्ध तरल आहार के कोई 3 उदाहरण दें। प्रश्न नंबर 3, रोगी को वसा युक्त भोजन क्यों नहीं दिया जाता? प्रश्न नंबर 4, रोगी को पथ्य देने में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? प्रश्न नंबर 5, साबूदाना कैसे बनाया जाता है समझा कर लिखें। प्रश्न नंबर 6, रोगी को देने के लिए सुपाथ्य किन्हीं 3 पथ्यों के नाम दें तथा उनकी उपयोगिता बताएं। प्रश्न नंबर 7, तरल आहार क्या है? इसके कोई 3 उदाहरण लिखें। प्रश्न नंबर 8, तरल आहार क्यों दिया जाता है? तरल आहार के कोई 2 उदाहरण दें। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, पथ्य किसे कहते हैं? इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? पथ्य का क्रम क्या होना चाहिए? प्रश्न नंबर 2, खिचड़ी कैसे बनाई जाती है? इसके बनाने में किस सामग्री की जरूरत पड़ती है? इसके विशेष गुण क्या हैं? प्रश्न नंबर 3, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए?
आप टमाटर का सूप कैसे तैयार करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।